क्या है डेंगू फीवर? क्यों इसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी चाहिए? क्या है वार्निंग साइंस डेंगू फीवर के? ये बहुत आवश्यक है। 5 बातें ऐसी हैं जो डेंगू के बारे में जानना आवश्यक है। इससे हम अपने परिजनों का और अपने आसपास लोगों की मदद कर सकते हैं और कई दफ़ा जान भी बचा सकते हैं। पहली बात है, क्यों जानना ज़रूरी है? कुछ वार्निंग साइंस हैं जो डेंगू के साथ आते हैं। यदि इन्हें हम जान लें तो हमें आसानी होगी इस बीमारी को पहचानने में और उसके हिसाब से उपचार के क्या रास्ते अपनाए जाने चाहिए वो भी समझ में आएगा। मैं डॉक्टर निशिंद्र किंजल हीलिंग ट्यून्स चैनल में आपसे मुखातिब हूँ। यदि आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पे हम लोग स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जानकारी आम जनों के लिए, हालांकि इससे जो स्वास्थ्य कर्मी हैं वह भी और कई दफ़ा जो विशेषज्ञ या स्वास्थ्य सेवा से लोग जुड़े हैं वे भी लाभ उठा सकते हैं। और ये यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और अपने मित्रों में शेयर कीजिएगा। तो पहला पॉइंट है कि जानना क्यों ज़रूरी है, क्या है वार्निंग साइंस। खास करके अभी का जो सीज़न है, जैसे मैं ये आज 22 सितंबर 2023 का दिन है। अभी बारिश का मौसम है उत्तर भारत में और एक तरह से पूरे हिंदुस्तान में कुछ जगहों को छोड़ के अभी डेंगू का प्रकोप है। डेंगू कई दफ़ा इसे डेंगी के नाम से भी लोग पुकारते हैं। डेंगू कहें या डेंगी कहें, DENGUE। हिंदी अखबारों में आप पढ़ेंगे तो डेंगू करके ही लिखा जाता है, सो हम इसे डेंगू ही पुकारेंगे। तो डेंगू का जो इन्फेक्शन होता है कैसे प्रेजेंट करता है और क्या वार्निंग साइंस होते हैं। सबसे पहला चीज़, कई दफ़ा मरीज में कुछ नहीं है और वॉमिटिंग शुरू हो जाती है, उल्टियाँ होने लगती हैं या पेट में दर्द होना शुरू हो गया। दूसरी चीज़, शरीर के किसी हिस्से से खून आना शुरू हो गया। नाक से आ सकता है, मुंह से आ सकता है, दूसरे अंगों से आ सकता है। तीसरी चीज़, अचानक जांच करने पर पता चला कि प्लेटलेट काफ़ी कम हो गया है। चौथी चीज़, अचानक से लगता है जैसे ना मरीज को कि हवा कम मिल, ऑक्सीजन कम मिल रही है, सांस लेने में दिक्कत आनी शुरू होती है और कई दफ़ा सूखी खांसी आनी शुरू हो जाएगी। खांसी हो रही लेकिन खांसी में कुछ निकल नहीं रहा और कुछ दफ़ा इस खांसी में बलगम यानी कि स्पुटम भी आ सकता है। कई दफ़ा ऐसे भी मरीज मिल सकते हैं जिनका जब आप स्किन उनको जब छुएंगे, उनके हाथ को छुएंगे या पैर छुएंगे या उनके फोरहेड पे हाथ लगाएंगे तो लगेगा बिल्कुल ठंडा पसीना जैसा आ रहा है। ये कई दफ़ा शॉक की अवस्था होती है। शॉक यानी कि ब्लड प्रेशर काफ़ी गिरा हुआ होता है और एक बहुत ही खतरनाक संकेत है। और रेयरली किसी मरीज में ऐसा भी पाया गया है कि मरीज को फिट्स यानी कि जिस प्रकार से मिर्गी के दौरे आते हैं वैसा भी होने लग जाता है। ये सब वार्निंग साइंस हैं और ये साइंस जब आए तब हम सोचने को मजबूर हो जाते हैं, खास करके वैसे इलाकों में जहाँ पहले से मालूम है कि डेंगू का प्रकोप चल रहा है। पहला पॉइंट ये हुआ कि कौन सी चीज़ देखें तो हम अलर्ट हो जाए कि क्या यह डेंगू हो सकता है। अब दूसरा सवाल उठता है कि होता कैसे है। डेंगू एक वायरस है, फ्लैवी वायरस का एक ग्रुप होता है, उस ग्रुप का एक वायरस है और यह वायरस, इसके 4 प्रकार होते हैं जिसे सब टाइप्स कहा जाता है, SUB, सब टाइप, उपजातियाँ। और ये जो वायरस होता है ये आर्बो वायरस, मतलब जिसे आर्बो मतलब जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं या जो कीट पतंगे जिन्हें कहते हैं, इंसेक्ट्स कहते हैं, इंसेक्ट्स के माध्यम से फैलाया जाने वाला वायरस है। जैसे आप लोग जानते हैं कि एनोफिलीज और क्यूलेक्स मॉस्किटो से
मलेरिया की बीमारी फैलती है, सैंड फ्लाई से कालाजार का बीमारी होता है, वैसे ही। तो दूसरा कि ये वायरस है डेंगू का, जिसे एक प्रकार के फ्लैवी वायरस ग्रुप का ये वायरस है। तीसरा बिंदु है कि कौन सा मच्छर है या कौन सा वेक्टर है, कौन सा वाहक है जिसके माध्यम से यह एक प्राणी से दूसरे जीव में जाता है। इसका नाम एडीज़ मॉस्किटो। एडीज़ की अलग अलग वैरायटी है, लेकिन एडीज़ मॉस्किटो है। इस मॉस्किटो के माध्यम से यह वायरस, जब ये मॉस्किटो एक मरीज़ जिसमें डेंगू हो रखा है उसका जब बाइट करता है या जब उसका खून लेता है, तो उसके खून के माध्यम से ये वायरस उस कीटाणु के जो अंश होते हैं वो उस मॉस्किटो के अंदर चला जाता है। और जब वह मॉस्किटो दूसरे स्वस्थ व्यक्ति को जब डंक मारता है या बाइट करता है, तब इस वायरस को वो उस व्यक्ति में छोड़ देता है। ऐसे इस वायरस का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलना होता है। अब सवाल उठता है कि हम इसके क्या साधारणतया जो शुरू में हमने जो खतरनाक संकेत बताए वैसे ही मरीज सामने आएंगे? इसका जवाब है नहीं। कोई भी चीज़ का एक दायरा होता है, वो वार्निंग साइंस है जिन्हें देख के बिल्कुल अलर्ट होना चाहिए, इमीडिएट चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए या आवश्यकता समझा जाए तो तुरंत अस्पताल की ओर रुख करना चाहिए। सवाल उठता है कि वो तो एक्सट्रीम साइंस हैं और वार्निंग सिग्नल्स हैं। हम यदि अर्ली साइंस को पहचानें, शुरुआती संकेतों को पहचानें, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि शुरुआती संकेत हर बीमारी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत शुरुआती संकेत दे देती है। वहाँ यदि अलर्ट हो जाए तो हम बड़ी बीमारी या बड़ी किसी आपदा से मरीज को और अपनी जान बचा सकते हैं। तो ये शुरुआती संकेत क्या है? जैसे बुखार का आना। इस डेंगू के बुखार को हम लोग कई बार इसे ब्रेक बोन फीवर भी कहा जाता है। ब्रेक बोन इसलिए कहा जाता है कि इसके बुखार के साथ साथ या बुखार के अलावा शरीर में काफ़ी दर्द होता है, एक एक जॉइंट में शरीर में दर्द होता है। मरीज कहता है कि जैसे हड्डियां टूट रही हैं, इसलिए इसका नाम दिया गया ब्रेक बोन फीवर। तो पहली चीज़ है बुखार हो सकता है। इस बुखार की खासियत है कि पहली बात एक समझ लें कि जब कीटाणु जब शरीर में प्रवेश करता है उस समय और बीमारी के संकेत आने के बीच के पीरियड को हम इनक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आज 1 तारीख को मच्छर ने काटा और उसमें ये कीटाणु का प्रवेश हो गया, तो 2 से 7 दिन लगता है बीमारी के पहले लक्षण को आने में। 2 दिन में भी आ सकता है और मैक्सिमम 7 दिन में भी आ सकता है। तो ये जो शुरुआती लक्षण होते हैं, इसमें क्या होता है, मरीज को बुखार आ सकता है। कई दफ़ा बुखार आ गया, 4-5 दिन रहा, फिर बुखार गायब हो गया, फिर दोबारा बुखार फिर से आता है। तो इसे कैमल बैक के समान बुखार का आना भी। कैमल बैक कैसे? ऊँट में देखते हैं, एक हम्प आगे होता है, एक हम्प पीछे होता है। तो पहली बार बुखार आया, फिर गिर गया, फिर दोबारा बुखार आ गया। तो ये बहुत ख़ास प्रकार का बुखार है, डेंगू में देखा जाता है। इसे हम कैमल हम्प या कैमल बैक फीवर भी कह सकते हैं। तो ये तो बुखार के बारे में। बुखार यूजुअली आता है तो ऊंचा बुखार आता है, मतलब हाई टेम्परेचर होता है, 101, 102, 2.5, 3 तक जा सकता है। दूसरी चीज़, जोड़ों में दर्द, घुटनों में, कमर में, सिर में दर्द, हाथों में दर्द, पैरों में दर्द, काफ़ी दर्द होता है। और मसल्स में भी दर्द हो सकता है, जैसे पैर में घुटनों के नीचे दर्द होना, कंधे के पास दर्द होना, पीठ में दर्द होना, थाई के पास में दर्द होना। दर्द होता है पूरा, जिसे कहते हैं बॉडी एक कहते हैं, हेडेक, सिर में दर्द होता है। सिर के दर्द के साथ एक बड़ी खास चीज़ है इसमें, कई दफ़ा आँख के पीछे अचानक से दर्द होने लगता है। लोग समझ नहीं पाते हैं कि क्यों हो रहा है, और आँख जैसे ना, आँख
एक साइड से आँख की जो आई बॉल घूमती है, मान लीजिए बाएं से दाहिने गई, तो ये आई बॉल घूमने में भी लगता है कि आँख के पीछे में दर्द हो रहा है। जैसे रिट्रो ऑर्बिटल पेन, रिट्रो का मतलब वो आँख के पीछे, ऑर्बिट कहते हैं आँख को, तो रिट्रो ऑर्बिटल पेन, तो ये दर्द भी कई दफ़ा होता है और ये वायरल फीवर में काफ़ी खास है, और ख़ास करके डेंगू फीवर में। तो पहला हमने बताया बुखार होता है, शरीर में दर्द हुआ, जॉइंट्स में दर्द हुआ, सिर में दर्द हुआ और आँख के पीछे दर्द आया। फिर ऐसा हो सकता है कि पेट में दर्द हो, या पेट में दर्द नहीं है लेकिन छूने से लग रहा है कि जिस जगह पे छू रहे हैं वहाँ पर पेट में तकलीफ़ हो रही है, या छूने से दर्द का एहसास होता है। भूख चली जाती है, खाने की इच्छा नहीं है, खाना रखा है इच्छा नहीं हो रही। कई दफ़ा उल्टी जैसी इच्छा होती है कि उल्टी हो जाता तो अच्छा था, लेकिन उल्टी हो नहीं रही है, उबकाई सी आ रही है और कई दफ़ा उल्टी हो भी जाती है। तो ये पेट के सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। इनके अलावा महसूस करें तो मरीजों में रैश जो होता है ना, चकत्ते निकल जाते हैं हाथों में, पेट पर, पहले पेट पर आता है और फिर हाथों में और पैरों में आ जाता है। तो ये रैश बहुत आसानी से देखे जाते हैं। जो वाइट रेस होते हैं या जो ज़्यादा गोरे लोग हैं उनमें ज़्यादा दिखता है रैश, लेकिन जो पिगमेंटेड लोग, जो सांवले हैं या काले हैं, उनमें रैश जल्दी दिखता नहीं है। तो उनमें रैश नहीं देखकर फिर कुछ और उसके संकेत होते हैं जो ब्लैंचिंग कहते हैं, या पिटिकी हो सकते हैं, वो मिल सकते हैं। तो ये रैश को भी देखना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ होती है इसमें कि मरीज को कुछ काम करने का मन नहीं करता, डिप्रेशन जैसा लगेगा, मन में आता है सोते रहें, तकलीफ भी रहती है और लगता है कि अब हम काम नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी चीज़ कि ये उन इलाकों में, जिस इलाके में ऑलरेडी डेंगू का फीवर फैल रखा है, जहाँ जानकारी आ रही कि डेंगू के काफ़ी मरीज हैं, उन इलाकों में इस प्रकार का कोई भी संकेत मिले तो अलर्ट हो जाना चाहिए और डेंगू के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। तो आपने जाना डेंगू जानना क्यों ज़रूरी है, वार्निंग साइंस के माध्यम से, होता कैसे है, इस वायरस के माध्यम से जिसके 4 प्रकार होते हैं, सब टाइप्स होते हैं। तीसरा, इसका वाहक कौन है, कौन सी गाड़ी पे चढ़ के आता है, तो इसे एडीज मॉस्किटो कहते हैं। चौथा, अर्ली साइंस को कैसे पहचानें, शुरुआती लक्षण को हम कैसे पहचानें, क्योंकि शुरुआती लक्षण पहचानेंगे तब तो इसका इलाज करेंगे। और पांचवा, जो कि अंतिम पॉइंट है आज के इस टॉक में, वो है कि डेंगू के क्या क्या प्रकार हैं और क्या होने की संभावना है। तो सामान्य तौर पर मान के चले कि पहला, जो सबसे पहला स्टेप है, उसे कहते हैं इन्फेक्शन, मतलब संक्रमण। वायरस शरीर में आ गया, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि ये वायरस के जो संक्रमण के लक्षण भी दिखने शुरू हो जाएं। कहते हैं कि पूरी दुनिया में आधी आबादी है वो एक्सपोज्ड है डेंगू फीवर के लिए। तो डेंगू की सबसे पहले हो जाती है कि डेंगू का इन्फेक्शन होता है, लेकिन वो इन्फेक्शन होने के बाद उसको इसके लक्षण आएंगे या नहीं ये कहना बड़ा मुश्किल है। क्यों? दुनिया में हर वर्ष 40 करोड़ लोग, 40 करोड़, 400 मिलियन, अमेरिकन लोग मिलियन कहते हैं, हमारे यहाँ 40 करोड़, पूरे विश्व में 40 करोड़ लोगों को डेंगू का इन्फेक्शन होता है, जिसमें से इसमें से 1/4 मतलब 10 करोड़ लोगों को डेंगू के लक्षण आते हैं। मतलब 3/4 ऐसे हैं जिनमें डेंगू का इन्फेक्शन हुआ और चला गया, कुछ पता नहीं चला। 1/4 हैं जिसमें डेंगू के लक्षण सामने आते हैं, 10 करोड़ पूरी दुनिया में हर वर्ष। और ये लक्षण क्या होते हैं जो मैंने आपको बताया। अब उसमें है कि क्या क्या हो सकता है। तो पहला हुआ डेंगू इन्फेक्शन हुआ, 3/4 में आकर चला गया, अब बचा 1/4। उस 1/4 में ज़्यादातर मरीज वो होते हैं जिन्हें सिर्फ डेंगू फीवर होता है। डेंगू फीवर कहते हैं, जैसे WHO जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, उनके तरफ से 2015 में कुछ क्राइटेरिया बनाए गए थे, उन क्राइटेरिया के आधार पर डेंगू फीवर कहा जाता था।
उसमें क्या था, पहला पॉइंट था कि उस इलाके का वो मरीज़ है जिस इलाके में डेंगू के मरीज़ लगातार मिल रहे हैं, एंडेमिक जोन कहते हैं। दूसरा, जिन्हें फीवर है और कुछ लक्षण हैं जिसमें से 2 लक्षण होने चाहिए। पहला लक्षण है कि उन्हें उल्टी या उल्टी जैसी फीलिंग हो। सेकंड हुआ शरीर में चकत्ते निकले हुए हों। तीसरा हुआ पूरे शरीर में दर्द हो। चौथा हुआ एक WBC का काउंट करें और WBC का काउंट हो। और पांचवा है पॉजिटिव टूर्निकेट टेस्ट, मतलब ब्लड प्रेशर का मशीन जब आप लगाते हैं हाथ पर 5 मिनट छोड़ दें तो उस मशीन के जो दबाव पड़ता है उसके कारण ब्लड प्रेशर के कफ के नीचे, मतलब जो हाथ का आगे का इलाका हुआ, वहाँ छोटे छोटे दाने निकलने शुरू होते हैं। वो ब्लीडिंग की वजह से होते हैं। इसे पॉजिटिव टूर्निकेट टेस्ट कहते हैं। तो पहला, एंडेमिक इलाका, जिस इलाके में डेंगू है वहाँ का मरीज़ हो। दूसरा, बुखार है। और तीसरा, ये जो लक्षण बताए इसमें से कोई 2 लक्षण होने चाहिए। और साथ में जो शुरू में पहले जो हमने वार्निंग साइंस बताया उसमें से कोई भी हो, तो इसे हम डेंगू फीवर कहते थे। डेंगू फीवर और इसके 2 ऐसे वेरिएशन हैं जो ज़्यादा अलर्ट करते हैं और जिसमें सीरियसनेस बढ़ती है। एक है डेंगू हेमरेजिक फीवर और एक है डेंगू शॉक सिंड्रोम। हेमरेजिक फीवर का मतलब हुआ जिसमें डेंगू तो हुआ लेकिन साथ में उसमें ब्लीडिंग होने की संभावना बढ़ जाती है, जिसमें प्लेटलेट्स काफ़ी कम हो जाते हैं, नाक से ब्लीडिंग हो सकती है, गले से ब्लीडिंग हो सकती है, खांसी में ब्लीडिंग आ सकती है, शरीर के किसी भी अंग में ब्लीडिंग हो सकती है। बहुत सीरियस केसेस में ब्रेन के अंदर भी ब्लीडिंग हो सकती है। ये हुआ डेंगू हेमरेजिक फीवर। और दूसरा है डेंगू शॉक सिंड्रोम। इसमें ब्लीडिंग तो नहीं होती लेकिन ब्लड प्रेशर काफ़ी गिर जाता है, जिसे शॉक कहते हैं। कई बार देखा गया कि ऐसे मरीज, जैसे समझिए कि वो बिस्तर से उठे और बाथरूम जा रहे थे यूरिन करने या टॉयलेट करने, और पता चला जाते जाते बीच में रास्ते में ही गिर गए। तो डेंगू के मरीजों को जब वो बाथरूम जाते रहें या जब बिस्तर से उठें तो सावधानी बरतनी चाहिए। अचानक से खड़े होकर चलना शुरू नहीं करें, कोई आदमी सहारे के लिए होना चाहिए। तो डेंगू शॉक सिंड्रोम, इसमें खतरा हो सकता है, गिर सकते हैं। और ये जो कॉम्प्लिकेशंस हैं ये महिलाओं में ज़्यादा होते हैं। उनमें कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा होते हैं जिन लोगों में पहले एक बार डेंगू हो रखा है और दोबारा डेंगू होता है और दूसरा टाइप, वो जो 4 टाइप बताया दूसरा होता है, उनमें ये सीरियसनेस ज़्यादा होता है। तो दोस्तों, आज हमने 5 बातें डेंगू के बारे में जानी और हमने ये जाना कि कैसे डेंगू की पहचान कर सकते हैं और कैसे हम इसे पहचान कर फिर इसके इलाज के लिए कदम आगे बढ़ा सकते हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे क्या जांच करने चाहिए और उसका इलाज किस प्रकार करें और कैसे बचाव करें। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।